हेलो स्टूडेंट, मैं सतीश पटेल, एचओडी ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, फर्स्ट प्राइज कोचिंग कोटा। ओके, तो हम लोग अभी 10th क्लास का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें एक अच्छे लेवल पर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम एक अच्छे खासे मार्जिन को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट डेंसिटी की बात करना चाहूँगा। करंट डेंसिटी इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी होती क्या है? जब हम लोग करंट की बात करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से किसी कंडक्टर से जो हमारा करंट पास करता है, ठीक, तो जो करंट की जो स्टडी होती है वो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना नेट चार्ज फ्लो कर रहा है, मीन्स इट इज ए मैक्रो लेवल स्टडी। मैक्रो, ठीक, जब हम लोग मैक्रो लेवल की स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज की, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेट चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, तो हम लोग करंट की बात करते हैं। ठीक, उसी सिनेरियो में जब हम लोग माइक्रो लेवल की बात करने लग जाते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया, तो उसे बोलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी। ठीक, और ये होता है I इक्वल टू जे डॉट ए। ठीक, ये तब के लिए कहानी होती है जब आपका एरिया यूनिफॉर्म हो, और जब वेरी करता है तो डी आई इक्वल टू हो जाता है क्या, जे डॉट डी ए। यहां पे हो सकता है करंट डेंसिटी फंक्शन हो, अब किसी भी चीज का फंक्शन ये हो सकती है, बात समझ में आती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो I इक्वल टू हो जाएगा जे ए कॉस ऑफ थीटा, और जे हो जाएगा आपका I अपॉन ए कॉस थीटा। हम लोग इस तरीके से जे को डिफाइन कर लेते हैं। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, I इक्वल टू एन ए वी डी, और यहां से सकते हैं I अपॉन एरिया इक्वल टू एन ई वी डी। बात समझ में आती है? मतलब करंट डेंसिटी के एक्सप्रेशन में भी ये चीज आ रही है। द करंट डेंसिटी डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये तो आपका चार्ज है, ये तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जब तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड करती है? जो पैरामीटर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बात समझ में आती है यहां तक? तो ये करंट डेंसिटी हमारी वेरी कर जाएगी यदि किसी मटेरियल को मैंने किसी एक दूसरे मटेरियल से मिक्स करके कोई एलॉय बना लिया है। बात नहीं, हो सकता है मैंने एलॉय के रेशियो को, कंपोजिशन को डिफरेंट डायरेक्शन रखा हो, तो जब मैंने ये डिफरेंट रखा हूंगा तो वेरी कर जाएगा, तो वहां जे किसी चीज का फंक्शन बन जाएगा, इधर किसी एक्सिस के अबाउट किसी रेडियस का, बहुत सारे ऐसे वेरिएशन आ सकते हैं जो कि हम लोग आगे करने वाले। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। करंट डेंसिटी का सिंपल सा मतलब यही है। ठीक, तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लो, लिखो करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना नेट चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी स्टडी है। ठीक है, ओके, तो थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया it is a study of charge flowing through a cross sectional area at macro level। बात समझ में आती है? ठीक, कंटिन्यूएशन में लिखो where the flow of charge per unit area is called current density. It is the study of flowing of charge
per unit area at a particular point. It is the study of flow of charge per unit area at a particular point. हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टडी इसकी करते हैं। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो मेरे हिसाब से यहां तक तो समझ में आ जाना चाहिए सबको। हो सकता है इस तरीके से भी ये डायग्राम हो सकता है। ठीक, तो जो इसका एरिया होगा वो इधर होगा और जो करंट डायरेक्शन होगा इधर होगा। ये क्या, थीटा। ठीक, तो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा इसमें। बस हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कंसीडर करना है, ये स्लैश कट वाला नहीं करना है। ये स्लैश कट वाला तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आती है? ठीक, और अगर किसी को फील नहीं आ रही तो ऐसे समझ सकता है, इसको मैं ऐसे कट कर दूं तो ये एरिया तो बहुत ज्यादा हो गया ना ये, और ये बहुत कम है, तो इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। बात समझ में आती है यहां तक? तो यहां तक नोट डाउन कर लो, समझ लो, फिर हम लोग आगे कंसीडर करके चलते हैं। ओके, तो जो करंट डेंसिटी है इसमें 2-3 पॉइंट और लिख लो। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट इसमें दिख रहा है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, इट मींस एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, और डायमेंशन फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं इससे। ठीक, तो हम लोग कुछ कंसीडर कर लेते हैं, कुछ चीजें। क्या कंसीडर कर लेते हैं? मैं एग्जाम्पल कंसीडर कर लेता हूं। क्या एग्जाम्पल है मेरे पास? द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज, जो जे होगा मेरा वो हो जाएगा 4 × 10⁻³ जे कैप एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आती है? जो ऐसा मेरा वो हो जाएगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2i कैप प्लस 2j कैप, ये मेरे को दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें निकालना है फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? करंट बोलते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, बहुत आसान चीज है। क्या, I = J.A हम लोगों ने सीखा है। तो मेरे को सारा का सारा सिनेरियो दिया हुआ है। क्या सिनेरियो दिया हुआ है? I = व्हाट इज द J? जे हो जाएगा 4 × 10⁻³ जे कैप एरिया पर मीटर स्क्वायर डॉट, मेरा एरिया वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप मीटर स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो मेरा करंट मिल जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा? I डॉट जे, जे के साथ i, जे और i का डॉट क्या हो जाता है? 0 होता है, 0 प्लस j डॉट जेड 1 होता है। तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻³ एम्पियर। तो आई आ गया मेरा 8 × 10⁻³ एम्पियर। दिस इज वेरी हाई वैल्यू। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको सिनेरियो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल सिनेरियो था, सिंपल सी डेफिनेशन का मैंने यूज किया था। ठीक, अब हम लोग इधर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड द एंड्स ऑफ द वायर ऑफ एन एलॉय ड्राइव्स ए करंट थ्रू इट, द करंट डेंसिटी इज वेरी। अब यहां पे एक जे का फंक्शन दे दिया है, जे इक्वल टू व्हाट इज द जे? 3 + 4r
ऐसा जे का फंक्शन दिया हुआ है। कब? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कहां पे? एंड्स ऑफ द कंडक्टर पे। तो करंट डेंसिटी ऐसे वैली करती है। और जो कंडक्टर है जिसमें अप्लाई कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें हो क्या रहा है, वो एलॉय का बना हुआ है। बात समझ में आती है यहां तक? वो एलॉय का बना हुआ है, ठीक है। वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस। और जो आर है, मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बना के दे रहा हूं आपको। ये आपका क्या है? एक्सिस। और ये आर यहां से दूरी है, ये रेडियस में मान लेता हूं कैपिटल आर, और आर ऐसे वेरी कर रहा है इस एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड। बात समझ में आती है? ठीक। इफ आर बी द रेडियस ऑफ द वायर, द टोटल करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज। तो मेरे हिसाब से कोई सिंपल समझ में नहीं है, मतलब प्रॉब्लम ऐसी कोई खास है नहीं, ठीक। और आराम से आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आती है? तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, व्हाट इज द आई? आई होता है आपका डी आई, क्योंकि वेरी कर रहा है जे इंटू डी एस, ठीक। व्हाट इज डी एस? मेरे को छोटा सा एरिया चाहिए। छोटा सा एरिया मेरा क्या हो जाएगा? अगर मैं इस पे आर रेडियस पे डी आर थिकनेस का एक एरिया कंसीडर कर लेता हूं, ठीक। और जो मेरा करंट जा रहा है वो कैसे जा रहा है? ये इसका टॉप व्यू है। अगर इसका साइड व्यू बनाओ तो ये ऐसे बनेगा, और ये इसका एक्सिस है, ऐसे जा रहा है करंट। ये एलॉय का बना हुआ है, और ये इसका एक्सिस है। एक्सिस के हिसाब से करंट डेंसिटी कैसे वैरी करिए, इसका फंक्शन दिया है, ठीक। तो व्हाट इज दिस एरिया? बहुत आसान है। ये लेंथ कितना है? 2 पाई आर, और ये कितना है? डी आर। तो एरिया क्या हो जाएगा? डी ए या डी एस, 2 पाई आर इंटू डी आर। अरे इसको जब काट के खोलोगे तो ये कुछ ऐसी स्ट्रिप बन जाएगी ना। ये क्या? डी आर, और ये क्या है? 2 पाई आर। नहीं बात समझ में आई? ठीक, कोई दिक्कत? अब डी आई क्या हो जाएगा मेरा? डी आई हो जाएगा 4r प्लस 3, ठीक, इंटू एरिया। आपको समझ में आना चाहिए जो मेरा एरिया वेक्टर है और जे डॉट, जे जो वेरी कर रहा है वो ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक, और जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, और एरिया वेक्टर भी क्रॉस सेक्शन एरिया में होगा। बात समझ में आती है? तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर डी आर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताओ। मेरे हिसाब से यहां पर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो मैं यहां पे बनाया हूं, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, ठीक, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन में एरिया भी। नहीं बात समझ में आई? और जो करंट डेंसिटी वेरी कर रही है ऐसे वेरी कर रही है, रेडियली आउटवर्ड अबाउट द एक्सिस। तो ये आ गया। व्हाट इज द डी आई? डी आई हो जाएगा मेरा 2 पाई तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर डी आर प्लस 3r डी आर, ठीक। कर दो इंटीग्रल, क्या मिलेगा? जब इंटीग्रल करोगे तो r इक्वल टू 0 से लेके कहां तक जाएंगे? कैपिटल आर तक। तो r इक्वल टू 0 से लेके जाएंगे हम लोग कैपिटल आर तक। बात समझ में आती है? तो यहां से जो i होगा मेरा वो मिल जाएगा कितना? 2 पाई 4 r स्क्वायर डी आर, r इक्वल टू 0 से लेके r तक, प्लस 2 पाई इंटू 3 r डी आर, और ये हो जाएगा r इक्वल टू 0 से लेके r कैपिटल R तक। बात समझ में आती है यहां तक? बस इंटीग्रेट कर लो,
तो इंटीग्रेट करके जो मेरे को आंसर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल जाएगा कि जो आई होगा मेरा ये हो जाएगा 8 पाई और ये हो जाएगा r³ बाई थ्री 0 से कैपिटल R तक प्लस 6 पाई r² बाई 2 0 से लेके R तक इंप्लाइज ये मिलेगा मेरे को I इक्वल टू 8/3 पाई r³ प्लस 6 पाई अपॉन 2 r² और ये 3 टाइम्स ये आपका करंट हो जाएगा। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो मेरा डेफिनेशन है वो मेरा क्या है, J.ds। तो ऐसे क्रॉस कर रहा है, एरिया भी ऐसे ही है और करंट भी ऐसे पास कर रहा है, ठीक। और करंट डेंसिटी, और जो करंट डेंसिटी वो कैसा फंक्शन है, वो आर का फंक्शन है। मतलब क्रॉसिंग जो आपका जो वायर है इसमें इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो रेडियली आउटवर्ड आते हैं तो उसमें करंट डेंसिटी वेरी करती है। बात समझ में आती है? बस डेफिनेशन लगा दी, इंटीग्रल कर दिया, सिंपल। नहीं बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, अब हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ की। लिखो, ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल सिनेरियो है। ओम्स लॉ ये बोलता है जब हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट सेम हो, जब हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट सेम हो, मतलब जो एक्सपेरिमेंट एक जगह पे कर रहा हूं उसी टाइप का एक्सपेरिमेंट यदि दुनिया के यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में जाके करूं, बट वहां पे फिजिकल एनवायरनमेंट है वो सेम रहना चाहिए। तो उसने क्या पाया कि जब जब वो किसी कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा तो बोला कि V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I होगा। नहीं बात समझ आई? द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड्स ऑफ द कंडक्टर। उसने सिंपल सी बात ये बोली। नहीं बात समझ आई? उसने बोला कि जो कंडक्टर ये चीज फॉलो करेंगे वो तो ओमिक रेजिस्टेंस होंगे। बोला जब ये लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, जो मेरे लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, उनको हम लोग नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सेमी कंडक्टर में जाके बात करते हैं। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो व्हाट इज द ओम्स लॉ? लिखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the current flowing through a conductor is directly proportional to the applied potential difference ends of the conductor। where the physical environment should be same। टेम्परेचर, प्रेशर, मतलब जो एनवायरमेंट आपने कंसीडर किया है इसमें लिखना पड़ेगा वेयर द फिजिकल एनवायरमेंट शुड बी सेम। ये सेम होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, बोला V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR, where R is proportionality constant। कांस्टेंट। बात समझ में आती है? ठीक,
मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर मैं अब एक इसमें बात करूं, बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। क्या सिनेरियो है? हां, याद रहे आप लोगों को एक चीज और नहीं करनी है, दिस इज द लॉ। ऐसा लॉ कभी नहीं होगा कि ऐसा आप बोलने लगे आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी। ये बहुत ही गंभीर विषय है, जनरली लोग गलती करते भी हैं। मैं बोल रहा हूं आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वी इज रॉन्ग। करंट की वजह से पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। दिस इज द लॉ। नहीं बात समझ आई? दो चीजें होती है, एक कॉज और एक इफेक्ट। कॉज की वजह से इफेक्ट आता, मींस मेरे पेरेंट्स हैं इसलिए मैं हूं, ऐसा नहीं है मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। अंडरस्टैंड? ठीक है? नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देन करंट पास होगा। ठीक, और मैं जब और किसी पैरामीटर पर डिपेंड कर नहीं रहा, कब? जब हमारा फिजिकल एनवायरमेंट टेम्परेचर शुड बी सेम। जब ये चीज सेम रहेगी तो उसमें होगा क्या? हमारा ये लॉ फॉलो करेगा और बाकी किसी पैरामीटर डिपेंड करेगा नहीं, और ये होगा आर। और हम लोग आर की बात करते हैं, जैसा हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, आर मैंने ड्राइव क्या किया था? रो एल अपॉन एरिया। नहीं बात समझ में आई? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रो एल अपॉन एरिया, मींस रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल। तो लिख देता हूं प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये इसका हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब जब आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, सपोज मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए क्या मानना, मतलब पढ़ते ही आप लोग तो मैं मान लेता हूं ये आपका स्कूल है और इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक, और ये इसकी बाउंड्री थी, बाउंड्री, और यहां पे था मेन गेट। ठीक, अगर ये मेन गेट बड़ा होगा तो स्टूडेंट्स इजीली निकल पाएंगे, मतलब इसका एरिया ज्यादा होगा, निकलने का गेट जिसे बोलते हैं, तो आराम से निकल पाएंगे। अगर गेट छोटा होगा तो धक्का मुक्की होगी ना, वैसा ही करंट में होता है। नहीं बात समझ में आई? तो करंट आसानी से निकल पाएगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अरे जब करंट फ्लो करेगा, निकलने की बात नहीं हो रही, मतलब फ्लो की बात हो रही है। ठीक, अगर अब जितना ये बड़ा गेट है, अब इसका मैंने लंबाई बढ़ा दी, जैसे गली बनाते हैं ना, स्ट्रीट, अब स्ट्रीट जितनी लंबी होगी इतनी धक्का मुक्की ज्यादा होगी। कुछ होते हैं शरारती, तुम लोगों में भी होंगे बहुत सारे, तो ऐसे कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अगर जब रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो यहां पे दिखाया हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 एरिया, और किसी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता ये। ठीक, ये क्या हो गया? आर इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। ये मेरा एक्सप्रेशन समझ निकल के आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ आर इसकी लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, और जब लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, इसमें इसकी ज्योमेट्री पर भी डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आती है यहां तक? तो मेरे हिसाब से ये सिंपल सिनेरियो सिंपल से समझ में आ जाना भी चाहिए। और अगर मैं इसमें बात करूं व्हाट इज द रेजिस्टेंस, V इक्वल टू आई आर, ये है। अगर इसे ग्राफ की बात करें तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, ये आपका V है, ये आपका I है, और ये आपका स्लोप है। स्लोप मतलब tan ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा मतलब क्या हो जाएगा? V बाई आई। और मैं अगर यहां से बात करूं V इक्वल टू आई आर से, तो ये R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। ठीक, तो ये सारा सिनेरियो रहता है। अब हम इसमें एक चीज और बात कर सकते हैं,
कैसे बात कर सकते हैं? मतलब यहां तक काफी सिनेरियो है मेरा जो कंप्लीट हो चुका है यहां पे, ठीक। और छोटे छोटे टर्म्स की अब हम बहुत बात और कर लेते हैं। जैसे मैं जो लोग स्टार्टिंग वाला लेक्चर पढ़े होंगे, देखा होगा, तो ये सब चीजें बता चुका हूं, फिर से थोड़ा सा कंसीडर करके दिखा देता हूं मैं। हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, यहां तक आपको सब चीज समझ में आ चुकी होंगी, ठीक। तो हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल सिनेरियो है। मैंने मान लिया, लेट अस सपोज मेरे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक कंडक्टिंग वायर है ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा ए है, लेंथ इसका एल है, और मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया। बात समझ में आती है? और एक छोटा सा कंसीडर कर लिया तो आपको समझ में आना चाहिए एक चीज बहुत अच्छे से। क्या समझ में आना चाहिए? इस तरीके से आना चाहिए कि जो कंसीडर कर रहा हूं मैं, इसका जो थिकनेस है वो dx है, और इसमें n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये मेरा दिया हुआ है, ठीक। क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो सबसे पहले मैं छोटे से जो मैंने एलिमेंट कंसीडर किया है, इसमें कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज है उसकी बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके एरिया की, डीवी। व्हाट इज द डीवी? डीवी हो जाएगा मेरा ए डी एक्स, ठीक। व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इनमें? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डीवी। डीवी मतलब छोटा सा वॉल्यूम जो कंसीडर किया है, तो ये हो जाएगा मेरा एन ए डी एक्स। इसमें अवेलेबल चार्ज, इसे डी क्यू बोल देता हूं, चार्ज इन डीवी एन ई ए। बात समझ में आती है? अगर मैं इसमें बात कर लूं, दोनों साइड टी से डिवाइड कर लूं, डी से, तो ये आपका क्या बना? आई एन ई ए वी डी। ये हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नहीं बात समझ में आई? जो एक एडिशनल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह ड्रिफ्ट हुआ है, नेट चार्ज ड्रिफ्ट हुआ है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आती है? मेरे हिसाब से यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। कोई दिक्कत? जब यहां तक ये बात समझ में आती है तो मैं ऐसे समझ सकता हूं, आई अपॉन एरिया इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक। और ये हो जाता है मेरा जे, करंट डेंसिटी। बात समझ में आती है? अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो आपने 9th क्लास में जी पढ़ी होगी कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बात समझ में आती है? पहला इक्वेशन तो ये पढ़ा हुआ आपने। और जब इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो उसमें क्या फोर्स आएगा? जब मैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा कोई बैटरी से, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा। कैसा? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, जिससे मेरा चार्ज क्या करे? फ्लो करता रहे, ठीक।
तो यहां से आ जाएगा, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल टू ई। ठीक, जब इसमें फोर्स ये लगेगा तो इसमें बात रख लो, V इक्वल टू 0 प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा ma, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन A इक्वल टू क्या हो जाएगा EE बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा आपका EE अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ। और हम जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, तो रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा यहां पे, ये क्या हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अगर मैं इसमें इसको रखता हूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा कि जो J होगा मेरा J इक्वल टू हो जाएगा एनी VD, और VD की वैल्यू क्या है मेरा VD इक्वल टू आ गया EE बाई ME इंटू टाउ। रख दो इसमें, तो ये मिल जाएगा मुझे एनी इंटू ई अपॉन ME इंटू टाउ। बात समझ में आती है? तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर मैं J की बात करूं तो J हो जाएगा मेरा एनी स्क्वायर टाउ अपॉन ME इंटू ई। कोई दिक्कत आती है? ठीक, तो हर एक वर्ड का पहले समझ में आ रहा होगा। दिस इज नंबर ऑफ फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, अब मैं इसको बोल सकता हूं कि जो J इक्वल टू मैंने बोला EE सिग्मा E, वेयर सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा एनी स्क्वायर टाउ अपॉन ME। दिस इज द सिग्मा इक्वल टू कंडक्टिविटी। बात समझ में आती है? ठीक, अगर मैं सिग्मा की बात करूं, सिग्मा में जो इंक्लूड किया मैंने एन ई स्क्वायर टाउ ME, तो एक किस पर डिपेंड कर रहा है? देखो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन वो तो वैरी करेगा नहीं, मास भी वैरी नहीं करेगा, वैरी क्या करेगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ सिग्मा डिपेंड्स, बस सिग्मा को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, लिखो कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर सॉरी, टाउ की बात करो, टाउ क्या, रिलैक्सेशन टाइम, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का ड्यूरेशन। यदि टेम्परेचर बढ़ा तो जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, स्पीड बढ़ेगी, जल्दी टकराएगा, मतलब टाइम घटेगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक, अगर मैं इसमें कंडक्टिविटी की बात करूं तो जो रेजिस्टिविटी होती है 1 अपॉन कंडक्टिविटी डिफाइन होती है, इंप्लाइड रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ME अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। देख लो, जब टेम्परेचर बढ़ाने पर होगा क्या, जिसका रिलैक्सेशन टाइम वो घटेगा, जल्दी टकरा जाएगा, तो रेजिस्टिविटी क्या बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहां तक आपको इसी समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, करंट डेंसिटी का कंपैरिजन कर लेता हूं मैं। तो एक कंपैरिजन देख लेते हैं। सपोज मेरे पास दो तरीके के कंडक्टर है, एक तो ऐसा कंडक्टर जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पार्ट 1। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, दूसरा पार्ट यह बोलता है इस टाइप का। ठीक, इसका मतलब जितना करंट, जितना चार्ज यहां से इंटर हो रहा है, इतना यहां से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, और हर जगह एरिया सेम है, यूनिफॉर्म है। इसका मतलब करंट डेंसिटी कैसी है, सेम। ठीक, तो अगर मैं यहां पे एक J1 ले लेता हूं, यहां पर J2 ले लेता हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं J1 इक्वल टू J2। क्यों?
आई तो आई जा रहा है और हर जगह का एरिया सेम है ए, तो आई अपॉन ए इक्वल टू J1 और आई अपॉन A2 इक्वल टू J, एरिया सेम है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें कुछ डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेट अस सपोज यहां पर मेरा एरिया A1 है और यहां पर मेरा एरिया A2 है। जैसा कि दिख रहा है A2 ग्रेटर देन A1, ठीक। अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितना करंट इधर से जा रहा है इतना ही करंट इधर से जा रहा है। इसका मतलब हो गया I अपॉन A1 इक्वल टू J1, I अपॉन A2 इक्वल टू J2, ठीक। यदि इसका एरिया बड़ा है तो ये छोटी होगी, तो ये हो जाएगा कि J1 ग्रेटर देन J2। नहीं बात समझ में आई? कुछ लोग रटा देते हैं, मैं एक चीज और सिखा देता हूं कि जब 1 एम्पियर करंट पास होगा, व्हेन 1 एम्पियर करंट जब पास होगा तो कितना चार्ज या कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मेरे को समझ में आना चाहिए व्हाट इज द करंट। करंट होता है आई इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, जैसा कि आप समझते हैं। और जब 1 एम्पियर की करंट की बात करूंगा तो 1 हो जाएगा और डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? एन ई। और मैं सेकंड कितना डिफाइन करूंगा? मैं इसमें डिफाइन कर दूंगा 1 सेकंड। बात समझ में आती है? तो ये याद रहे तो मैं एक चीज डिफाइन करना चाहूंगा यहां से। अगर 1 एम्पियर करंट जब पास होता है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं? बहुत सिंपल, I इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की हम लोग बात करते हैं। एम्पियर इज 1, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं जब एम्पियर मेरा 1 होगा, ठीक, टाइम 1 सेकेंड, अरे यार टाइम 1 सेकेंड और करंट आई डोंट नो, मैंने बोल रहा कि एन ई होगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ई, मीन्स 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो n आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे, ठीक। कुछ लोग रटा दे, तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे से, एज ए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन भी यहाँ पे ले लिया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द हीटर वायर इन 1 मिनट। यह पूछ रहा है 1 मिनट में जो आपका एक मशीन है और उसमें एक वायर लगा हुआ है जिसे हीटिंग फिलामेंट या हीटिंग वायर बोलते हैं, ठीक। उसमें जो करंट हो रहा है आई, वो आपका कितना है? 8 एम्पियर। कितना है? 8 एम्पियर, ठीक। तो बताना है तो बोला 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, तो आपको इतना समझ में आता है कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, ठीक। 1 एम्पियर में तो 8 एम्पियर में 1 सेकंड में कितने होंगे और 1 मिनट में कितने होंगे। तो मेरे हिसाब से इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये चीज नहीं बात समझ में आई? तो पहले क्वेश्चन लिख लो, लिखो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू, what will be the number of electrons passing through filament of
heating machine in 1 minute, when the machine carry 8 एम्पियर करंट, ये मेरे को दिया हुआ है। बात समझ में आती है? तो मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल सिनेरियो है। क्या सिंपल सिनेरियो है? तो आप यहां से भी जा सकते हैं और यहां से भी जा सकते हैं। आपने क्या देखा कि I इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक, व्हाट इज द I? 8 एम्पियर। कितने टाइम के लिए? अरे 8 एम्पियर है ना, इतना करंट का मतलब का फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आपने क्या कर दिया, आपने पहले टोटल फ्लो ऑफ चार्ज निकाल लिया। तो ऐसे इसे ऐसे लिख लो, ये डेफिनेशन है। तो ये हो जाएगा I इंटू टी, व्हाट इज टी? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, इक्वल टू NE। ठीक, अरे जब डेल्टा क्यू क्या होगा मेरा, डेल्टा टी इंप्लाइज I डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू लिख लिया ना मैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा ना, तो N क्या हो जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 60 इंटू 6.25, इतना हो जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करके निकालोगे तो ये आपके पास आएगी वैल्यू, ये वैल्यू मिलेगी आपको 3 इंटू 10 टू द पावर 21। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास करेंगे। तो यहां तक ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। एक इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर, ठीक, एंड स्पीड, जिसका स्पीड होगा वो हो जाएगा पाई इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आती है? कितना स्पीड, एक इलेक्ट्रॉन है वो इसमें मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में ऑफ रेडियस 1 एंड विद स्पीड पाई इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, द कैलकुलेट फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। अब मुझे इलेक्ट्रिक करंट बताना किसी इस पॉइंट पे। बात समझ में आती है? तो कर लेते। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मेरे इतना समझ में आता है, जो I होता है वो होता है Q अपॉन T। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाएगा ऐसे करके, ठीक, तो जो उसका लेंथ चलेगा, जो लेंथ चलेगा वो हो जाएगा 2 पाई R। व्हाट इज द R? 1। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई R, दिस द 2 पाई। अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 पाई अपॉन पाई इतना हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो मेरा टाइम बचा वो मेरा टाइम आया 2 अपॉन 10 टू द पावर 6 सेकेंड। ठीक, बात समझ में आती है? अब अपने को निकालना है I, तो मेरे पास टाइम आ गया। व्हाट इज द Q? व्हाट इज द Q? Q क्या होगा? Q की जब मैं बात कर रहा हूं मतलब इतना ड्यूरेशन निकाल, जब एक इलेक्ट्रॉन इससे पास होगा इस पॉइंट से इतने ड्यूरेशन में। ठीक, तो I हो जाएगा मेरा, व्हाट इज द Q? E क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19
डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁶, और ये बन जाएगा अरे इतना एम्पियर करंट निकल के आ जाएगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। तो आई होप सो ये समझ में आ चुका होगा। ये बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, मैं फिर से बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस सर्कुलर पाथ में विद स्पीड पाई इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, रेडियस 1 मीटर है। तो अपन ने सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम आ जाएगा। इतने टाइम में 1 इलेक्ट्रॉन पास होगा इस पॉइंट से, तो अपन ने क्या किया, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी रख दिया अपन ने। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। आइए, तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो हमारा। क्या सिनेरियो है देख लेते हैं। द करंट थ्रू ए वायर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कोई करंट है किसी वायर से पास हो रहा है, द करंट इज पासिंग थ्रू ए वायर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो व्हाट इज द आई? आई आपका हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा 2t+3 एम्पियर। बात समझ में आती है? कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में क्रॉस सेक्शनल वायर से कितना चार्ज पास होगा। मतलब डायरेक्टली ये बोल रहा है, एरिया का कोई रोल नहीं है, बस घुमाने के लिए एरिया की बात कर रहा है। मींस कितना चार्ज पास हो रहा है। देखो, अगर मैं जैसा मर्जी है वैसा रेगुलर शेप ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक, ये एरिया ले लो, ये एरिया ले लो, कोई सा जो एरिया लो, जितना चार्ज पास हो जाएगा। और चार्ज क्या होता है कि आई इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। अरे व्हाट इज द आई? डी क्यू ओवर डी टी और डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। बट यहां पर तो फंक्शन है, तो मैं इसकी बात करूंगा। तो डी क्यू क्या हो जाएगा मेरा, आई डी टी। कितनी सेकंड में? बोला 10 सेकंड में। इंटीग्रल कर दो, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 2t+3 इंटू डी टी, 0 से लेके 10 सेकंड तक। तो क्यू हो जाएगा मेरा क्या, 2t²/2, कहां से 0 से लेके 10 तक, प्लस 3t कहां से लेके 0 से लेके 10 तक। अरे तो करना आता होगा ना, नहीं आता तो इसे स्प्लिट कर लो। ठीक, कैसे स्प्लिट करोगे? और किसी के मन में ज्यादा दिक्कत आ रही है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2t dt प्लस 3 dt और इसका और इसका, उसके बाद ये आ जाएगा, ये 3 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 2t dt प्लस 3 dt, 0 से लेके 10 और 0 से लेके 10 सेकंड तक। उसके बाद ये कंटिन्यू कर दो। ठीक, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन ले लेते हैं? आओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। खैर वैल्यू रख के बता देता हूं। ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 0 तो 100 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 30, ये आ रहा 130, इतने कूलाम चार्ज आ जाएगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ आगे की तरफ। अब हम लोग एक क्वेश्चन और अच्छा सा कंसीडर कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें? दिया हुआ है मेरे पास एक फिगर है। कैसा फिगर है? बकेट शेप का बकेट। और आप 10th क्लास में हैं तो आपने फ्रिस्टम पढ़ा होगा, फ्रिस्टम। ठीक,
ये बात समझ में आती है यहां तक? तो ये इसका लेंथ एल है और इसका जो रेडियस है ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक, तो इसमें कैलकुलेट करना है एज शोन इन फिगर द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट आई एंड हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन वेरी फ्रॉम ए टू बी। इस तरीके से वेरी कर रहा है कि यहां की रेडियस ए है और यहां की रेडियस बी है और फ्रिस्टम शेप में ये कर रहा है। ठीक है, नहीं बात समझ में आती है? एज्यूमिंग दैट कि ये आपको मानना है इसमें कि जो इनका डिफरेंस है b माइनस ए ये बहुत 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 छोटा है इसकी लंबाई से, जो फ्रस्टम की हाइट लेंथ है। ठीक, कैलकुलेट करंट डेंसिटी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये आपका लेफ्ट एंड है, ये आपका राइट एंड है, यहां से x दूरी पे करंट डेंसिटी J क्या है ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर आपको हो चुका होगा यहां तक। अब मेरा सबसे बड़ा सिनेरियो है, मुझे बस यार रेडियस चाहिए कैसे भी करके। बात समझ में आती है? तो आप लोगों को एक चीज समझ में आना चाहिए, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ चुकी होगी। ठीक, इसमें क्या है, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट को फिक्स मान लूं और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये भी ये हो जाएगा और ये लेंथ जो मेरा होगा ये क्या होगा b माइनस ए। दिस इज द थीटा मीन स्लोप। तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सिनेरियो, यदि ये x वेरी कर रहा है तो जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा स्लोप। व्हाट इज द स्लोप, दिस अपॉन दिस। अरे ये अपॉन ये tan थीटा स्लोप पढ़ाया होगा ना ऐसे, तो b माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स प्लस ए। यहां से स्टार्ट हो रहा है ना ए से, दिस इज द रेडियस। बहुत सिंपल सिनेरियो है, मतलब इसको रेस्पेक्ट में आपको इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहां से कैसे वेरी कर, जब यहां जीरो तो यहां पे ए देख लो, रख दो यहां पे x इक्वल टू जीरो। जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है ए में सब क्वांटिटी ऐड होती जा रही है, मतलब ये वाली, और कहां पर दोनों साइड में ऐड हो रही है ये। ठीक, इसका मतलब आपने रेडियस का फंक्शन बनाया है, ये रेडियस ही तो है आपकी। बात समझ में आती है? दिस द रेडियस का फंक्शन है। व्हाट इज द एरिया, आपका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द करंट डेंसिटी जे आई अपॉन एरिया। बस जो इसमें मकसद थी काम करने के लिए वो ये वाला पॉइंट था। तो आई होप सो आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, नहीं आया समझ में? ठीक, तो आप अब ऐसे कर सकते हैं, पाई व्हाट इज द आर ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर जे इक्वल टू जो आपका आएगा आई अपॉन पाई 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका करंट डेंसिटी का फंक्शन बन जाएगा। बात समझ में आती है? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां तक आपको अप्रोच भी आनी चाहिए, सोचना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आप लोगों ने कुछ कुछ वैरायटी, कुछ कुछ वेरिएशंस देख ली है, और इस वैरायटी उस वेरिएशंस को लेके मैं और इसमें कुछ चीजें बात करता हूं। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉम्बिनेशन। पहले मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस की बात करूंगा, देन इसके कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। कॉम्बिनेशन की कैसे बात करूंगा, कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस। ठीक, देखो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, आपके लेवल के हिसाब से आपकी अप्रोच अपग्रेड होनी चाहिए। क्यों?
हम लोग अभी काफी अपग्रेड हो चुके हैं, इसलिए अपग्रेड हो चुके हैं कि जो एग्जाम हम लोग देने वाले हैं, चाहे एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, कुछ व्हाटएवर, तो उसका ग्रेड अप लेवल होगा ही होगा। क्यों? जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये कुछ कुछ हल्का फुल्का 12th को टच कर रहा है। नहीं बात समझ में आई? ठीक, चलो काफी लेंदी हो चुका है ये जो अभी टॉपिक में जो बोलने वाला था, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहां के लिए थैंक यू।